हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएम बेसिक्स टू मैथमेटिक्स। तो आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर होने वाला है ये। और ये आज हम बात करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको निकालना कैसे है। भैया जी, ये तो आपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फॉर्मूला मेथड से निकलता है, जो कि फॉर्मूला आपने बताया था। जी हाँ, पर आज एक तो जी हाँ, हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला मेथड। पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग व्हाट? फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी वो देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करेंगे, आपको पूरी चीजें समझ में आएगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं इस वीडियो में। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लाया हूँ यहाँ पे आपके सामने, मैंने एक इक्वेशन लिखी है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात है? मैंने बोला कि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सॉल्व करना है मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तरीका वहां पे कौन सा तरीका है? फॉर्मूला मेथड। पर अगर हमें स्पेसिफिकली दिया है, स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि आप जो इस इक्वेशन को है ना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, उस केस में अगर आप फॉर्मूला मेथड यूज करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस केस में आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना होगा। तो ये भी आपको आना चाहिए। ये अच्छा, अब मैंने बोला, आपको अगर बोला है स्पेसिफिकली कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तो ही आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर मैंने डायरेक्टली आपको बोला कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सबसे सिंपल मेथड है फॉर्मूला मेथड। आपको क्या यूज करना है बोलिए? सबसे सिंपल फॉर्मूला मेथड आपको यूज करना है, जबकि मेंशन नहीं किया हो। अगर मेंशन किया है फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करो, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बताते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, नाम को पढ़ो क्या बोल रहा है? फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे बोलिए? फैक्टर्स। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि फैक्टर्स किसके निकालने हैं और कैसे निकालने हैं। तो आपको दो फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स निकालने होते हैं। कितने बोलिए? दो फैक्टर्स। मतलब आपको दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, आपको दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन दी है, आपको दो नंबर्स निकालने, और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जबकि उनका सम और प्रोडक्ट कुछ फिक्स होना चाहिए। मतलब वो आपको दो नंबर्स गेस करने, आपको दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिनका सम b के बराबर हो। बोलो क्या? यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो जिनका सम b के बराबर हो एंड विथ सम b के बराबर हो, और उन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका a इंटू सी के बराबर हो। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। और जो आपका सम है वो तो आपको b के बराबर चाहिए और प्रोडक्ट आपको a इंटू सी के बराबर चाहिए। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में a इधर होता है, b इधर होता है और c इधर होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां से ही वैल्यू निकाल रहे हैं। मतलब कि सम b होना चाहिए, सम इक्वल टू b होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो a इंटू सी होना चाहिए उन दो नंबर्स का जो आप गेस करने वाले हैं। तो ये जो दो नंबर्स गेस करने का काम है, ये काफी लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, पर इसकी सिंपल सी मेथड है कि मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है। जो स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो देखना, दो नंबर्स हमें डिसाइड करना है जिनका सम b होगा एंड प्रोडक्ट a इंटू सी होगा। इस केस में आपको सबसे पहले स्टेप, हमारी हर बार सबसे पहले स्टेप क्या रही है? कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0, and then we got that a
ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें, बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू। तो हमें ए बी सी की पहले वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -14। बोलिए कितना, +14 नहीं लिखना है, माइनस को भी ध्यान में लेना है। बी की वैल्यू है -14 और सी की वैल्यू है हमारे पास 30। ठीक है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -14, सी की वैल्यू है हमारे पास 30। ठीक है, सी की वैल्यू है हमारे पास 30। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें ये मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2 नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिनका कि सम कितना हो, बी हो और प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू सी है। तो सम कितना होना चाहिए सेकंड केस में, सेकंड स्टेप में हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स मतलब क्या, ये जो दो नंबर्स आप फाइंड करने को हम आपको बोल रहे हैं, इन्हीं को आप फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, तो इस केस में यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे फैक्टर्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए बोलिए, बी की वैल्यू, मतलब सम मस्ट बी इक्वल टू -14। मतलब उन दो नंबर्स को, मतलब उन दो फैक्टर्स को आप जब ऐड करोगे तो -14 आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू सी। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है इंटू सी, मतलब प्रोडक्ट आपका 13 आना चाहिए। तो आपको ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं जिसका कि सम -14 हो और प्रोडक्ट 30 हो। ठीक है, तो आपको 2 नंबर्स यहाँ पे गेस करने हैं। तो वो कैसे गेस कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सम कितनी चाहिए -14, प्रोडक्ट कितना चाहिए 30। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। बोलिए किसके बारे में सोचना है, प्रोडक्ट। सम को आपको भूल जाना है, आपको सोचना है कि 13 ये जो नंबर है ये हमें किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिल सकता है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से, कितने पॉसिबल नंबर से, जो 2 नंबर्स की पेयर, कितने पॉसिबल पेयर से जिसका कि मल्टीप्लिकेशन 13 आता है। तो एक तो नंबर हो गया 1,13। अगर 1 और 13 का आप मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 13 क्या होता है 30। ओके, 1 इंटू 13 ये पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, 1 इंटू 13 तो 13 होता है। अब ये तो ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब हमें और एक साथ और एक चीज चेक करनी है कि इसका जो सम है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो भी आपका कितना आना चाहिए बोलिए, -14 आना चाहिए। +14 आएगा तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो देखते हैं इनका सम कितना है। तो 1 + 13 कितना आ गया 14। सम 14 तो आया पर माइनस साइन यहाँ पे अभी भी मिसिंग है। तो माइनस साइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। पहली बात हमने क्या की, 13 के ऐसे कौन से 2 नंबर से जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 आता है, तो वो 2 ही नंबर से 1 और 13 एक ही पेयर पॉसिबल है, तो जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 आता है। क्या और कोई पेयर पॉसिबल है, क्योंकि इसके हिसाब से तो वो 1 + 13 = 14 आ रहा है। तो हमें -14 लाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बीच में -14 है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि -13 इंटू -1 कर दे। बोलिए ये 2 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो -13 इंटू -1, 13 इंटू 1 कितना होता है 13, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का 13 प्रोडक्ट तो आ रहा है। अब चेक करना है कि सम -14 आ रही है कि नहीं। तो -13 -1 = -14। जी हाँ, ये लीजिए, सम भी आपकी -14 आ गई और प्रोडक्ट भी आपका क्या आ गया, +13 आ गया। तो यही 2 नंबर्स हमारे क्या है भैया जी, यही 2 नंबर्स हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो सीधा बोलना है, यहाँ पे लिखना है कि फैक्टर्स हमारे कौन से -13 एंड -1 आर योर फैक्टर्स। -13 एंड -1 आर योर फैक्टर्स। तो क्या किया, कुछ नहीं किया। शुरुआत से फिर से एक बार हमने इक्वेशन दी गई है एज इट इज लिखी, उसके बाद हमने बोला कि आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो पहले स्टेप में हमने किया कि ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू लिखी, कुछ भी नहीं किया। ये तो आपको आज तक भी आता था। अब हमने बोला कि आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स हमेशा ऐसे होते हैं, 2 नंबर्स हमेशा ऐसे आपको ढूंढने हैं जिनका कि सम = बी आए, सम बराबर बी आए। बी और ए और सी आपको पता है क्या है,
तो दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनका सम बी आना चाहिए एंड प्रोडक्ट ए इंटू सी आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स आपको हर वक्त ढूंढा करने हैं। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, तो इस केस के लिए हमने फैक्टर्स ढूंढना चालू किया। हमने बोला कि हमें सम इस केस में बी चाहिए, मतलब -14 चाहिए होगी, सम इक्वल टू -14 चाहिए होगी, और प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए होगा, 13 चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस केस के लिए। अब हमने बोला कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट देखना है। क्या देखना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो 13 है, 13 किसके मल्टीप्लीकेशन से आ सकता है? तो हमने बोला 1 और 13 का अगर 1 एंड 13 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपका 13 आंसर आएगा और +13 आएगा। पर वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि 1 + 13 अगर आप कर रहे हैं, इन दोनों की सम अगर आप करें तो आपको +14 मिल रहा है, पर आपको मिलना क्या चाहिए था? -14 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। तो इसलिए ये वाली जो चीज है ये रिजेक्ट हो गई। मतलब 1 एंड 13 आर नॉट योर फैक्टर्स, आर नॉट द रिक्वायर्ड टू नंबर्स। तो हमने बोला कि हम इसको अभी और कैसे कर सकते हैं। तो हमने सीधा साधा आपको बोला कि आप दोनों पे माइनस साइन लगा के देखो, क्योंकि 1 एंड 13 के लिए और कोई पॉसिबल पेयर नहीं है। मतलब 13 मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 1 × 13 ही इस पेयर का ही आएगा, बाकी कोई भी पॉसिबल नंबर नहीं है जिसका कि मल्टीप्लिकेशन 13 होगा। ठीक है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हमने बोला कि और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आप सीधा साधा क्या करो, दोनों पे माइनस लगा दो। दोनों पे माइनस लगाने से क्या होगा, -13 × -1 आपका +13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 × 13 होता है और माइनस माइनस साइन मिलकर क्या बनाएगा, प्लस। और आपने सम भी अगर इसकी देख ली, अब सम के बाद में कोई बोल सकता है आपने तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया। तो दो नंबर्स कौन से हमारे, -13, और मुझे क्या करनी है, दो नंबर्स कौन से हैं, -13 और -1, और मुझे इन दोनों के बीच सम करनी है। तो यहाँ पे बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -13 एज इट इज, -13 एज इट इज। एंड इस प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है, इस प्लस माइनस क्या होता है, -1, दैट इज नथिंग बट -14। इस वजह से हमने देखा कि सम भी आपकी -14 आ रही है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई यार, दिवाली निकल गई हमारी, तो दिवाली हो गई, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए थे वो हमें मिल गए। तो बस हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो हमारे फैक्टर्स थे, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे, वो फैक्टर्स -13 और -1 है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया। और एक एग्जाम्पल में अगले और 1-2 एग्जाम्पल लेंगे जहां पे हम फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, वहां पे आपको और समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स कैसे निकालने वो समझ में आ गया। फैक्टर्स कैसे निकालने वो समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आगे बताते हैं कि फैक्टर्स निकालने के बाद आपको सम कैसे सॉल्व करना है, वो हम चीज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, आपने दो फैक्टर्स तो आपके निकाल लिए, अब इनको सॉल्व कैसे करना है। हमें लाना क्या था, हमें फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना आंसर। हमें अपना आंसर चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, इक्वेशन को एज इट इज लिखो, x स्क्वायर -14x + 13 = 0। अब ये जो फैक्टर निकाले ना हमने, ये फैक्टर किसके पता है, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 14, these are the factors of -14 whose product is 13। क्या बात लिख के देते, फैक्टर्स ऑफ -14 whose product is 13 are -13 and -1। ये क्या बात लिखी आपने, मतलब ये जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ -14 whose प्रोडक्ट इज +13। सिंपल सी बात। ये बात आपको ध्यान में नहीं आई तो भी चलेगा, पर अब क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है हमें। अगली स्टेप होती है हमारी, हमने पहले क्या किया, कंपेयर किया इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एबीसी की वैल्यूज निकाली। सेकंड स्टेप ने हमें फैक्टर्स क्या किया, हमने फैक्टर्स फाइंड किए। तीसरा स्टेप में स्प्लिटिंग करना है। क्या है, स्प्लिटिंग करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, तो मिडल टर्म है कौन सी, यहाँ पे मिडल टर्म है कौन सी, -14x।
तो उसको स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करना है, तो अभी हमें हमने दो फैक्टर्स निकाले उसके, -14 के ही दो फैक्टर्स हमारे पास है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बोलिए कि -14x इज इक्वल टू -13x माइनस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है? मतलब -14x इक्वल टू -13x माइनस एक्स मैं लिख सकता हूं। तो इस तरह से मुझे उस टर्म को, मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना है। इसको डायरेक्ट उसमें लिख दो। तो x स्क्वायर -13x माइनस एक्स एंड +13 इक्वल टू 0। सही बात वहां पे, सही बात। अब आप ध्यान से देखो, ये दो टर्म्स लेनी और ये दो टर्म्स लेनी। क्या? इन दोनों को लेना, ग्रुप करना। यहां से आप देख रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में डालो और इसको एक ब्रैकेट में डालो, कोई दिक्कत? यहां से आप देख रहे हैं कुछ कॉमन निकलता है क्या? यहां से आपको देखना है क्या किया, स्प्लिट की मिडल टर्म। कैसे? -14x को आपने लिखा, जो दो फैक्टर्स आपके आए हैं उनका सम लिखा। सम मतलब क्या? -13x प्लस -x, मतलब वो क्या हो जाएगा? -13x माइनस एक्स, ऐसा करके आपने लिखा। उसके बाद क्या किया मैंने? स्प्लिट किया मिडल टर्म को। मिडल टर्म की जगह पे -13x और -x हमने लिख दिया, जो कि यहां से हमने लिख दिया। अब उसके बाद इन दोनों को ग्रुप करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो, बीच में माइनस का साइन, इन दोनों ब्रैकेट में बीच के माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। अब यहां से कुछ कॉमन निकलता है कि देख लो। यहां से हम देख सकते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ से x बड़े प्यारे तरीके से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से x बड़े प्यारे तरीके से कॉमन निकल सकता है। तो x को कॉमन निकाले, x स्क्वायर में से x गया, अंदर बचा x। कितने को डाउट इसमें? कितने को डाउट? x स्क्वायर है अंदर, x बाहर निकाला है। अब ये क्या हो गया? अंदर क्या बचेगा? x -13। यहां से x बाहर निकल गया, 13 बचेगा सिर्फ, एंड यहाँ पे होगा -1। ठीक है, और यहाँ पे x + 13 एज इट इज इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि ये जो दोनों ब्रैकेट आए ये सेम है या नहीं। तो यहाँ पे x -13 है और यहाँ पे x + 13 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, या ठीक है, एक चीज करते हैं हम, x × x -13। ध्यान से देखना, ध्यान से। तो गलती वहां पे एक छोटी सी हुई है। ये जो -x था ना, ये -x अंदर था और इन दोनों के बीच में फिर प्लस का साइन आएगा। सही बात समझे? ये जो -x था वो अंदर था। यहां से देखो ना, x स्क्वायर -13x माइनस एक्स + 13 था, पर x स्क्वायर -13x एज इट इज, प्लस में -x + 13 एज इट इज। ठीक है, ऐसे इसको किया। अब हमने देखा x इन ब्रैकेट x -13, यहाँ पे +1 इन ब्रैकेट -x + 13। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ माइनस है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ प्लस है। तो क्या करो, इसमें से और -1 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो x, और यहाँ पे प्लस था पहले, तो ये -13 इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैसे किया? बस क्या किया, इसमें से -1 कॉमन निकाला। ठीक है, तो -1 कॉमन निकाला तो यहाँ का माइनस साइन चला जाएगा और यहाँ में माइनस साइन आ जाएगा। मतलब माइनस अगर आप कॉमन निकाल रहे हो तो जो साइन है वो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। जहां पे माइनस था वहां पे प्लस, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि x इन ब्रैकेट x -13 -1 इन ब्रैकेट x -13। अब आप x -13 को एक साइड लिख दो एंड x -1 को आप एक साइड लिख दो, दैट इज इक्वल टू 0। ये कैसे किया? तो x -13 कॉमन था, इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया बाहर में, और अंदर दूसरे ब्रैकेट में बचा x -1। इस हिसाब से आपको मिला x -13 × x -1 इक्वल टू 0। अब आगे हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको चीजें बताते हैं। अपने फैक्टर्स तो समझ में आ गया आपको कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब इसको जरा आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से इस स्टेप को। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, x -13 × x -1 इक्वल टू 0। ये वाली चीज हमको मिल गई। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। हमें एक चीज याद रखनी है कि इन्हीं दो चीजों का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 हो, इन्हीं दो चीजों का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 हो, तो उसमें से एक चीज तो 0 होनी ही पड़ती है। मतलब मैं बोलूं आपको 2 × 0 इक्वल टू 0 होता है। जी हाँ,
मैं बोलूँ आपको 0 × 0 क्या होता है, 0 होता है, या फिर 0 × 2 क्या होता है, 0। मतलब अगर मुझे इधर साइड 0 चाहिए और यहाँ पे मेरे दो चीजें हैं, तो दोनों में से आप देख पा रहे हैं एक एटलीस्ट एक तो चीज क्या है, एटलीस्ट एक तो चीज मेरी क्या है, 0 है। एटलीस्ट एक चीज तो आपकी 0 होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे भी है। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, x - 13 इंटू x माइनस, ये क्या है, x - 13 इंटू x - 12। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हमें क्या पता है कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो 0 आ रहा है, तो उन दोनों चीजों में से एटलीस्ट एक चीज तो आपकी क्या है, 0 है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं एटलीस्ट एक चीज 0 है बोला मतलब आपको दोनों चीजों को 0 के साथ इक्वेट करना है। कैसे कि x - 13 इज इक्वल टू 0, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। x - 13 इक्वल टू 0 एंड x - 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ये मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आया है हर एक को? हर किसी को इस चीज समझ में आ गई कि ये मैंने कैसे लिखा है? क्योंकि एक चीज तो 0 होनी पड़ेगी तभी जाके उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। अब x - 13 इक्वल टू 0 होगा या फिर और x - 1 इक्वल टू 0 होगा। मतलब x इक्वल टू 13 होगा या फिर और x इक्वल टू 1 होगा। ये आपके आंसर में निकल गए आ गए x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 1। अब जो ये वाले मेथड है ये मतलब आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, फैक्टराइजेशन मेथड है। आपको फैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, दिमाग का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो लॉजिकल चीजें आपके अब तक चल रही थी कि डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे दिया है, फॉर्मूला वहां पे मौजूद है, अब फॉर्मूले में डायरेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है और फिर आपको आंसर कैलकुलेट करना है, वैसी वाली चीजें यहाँ पर बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। और लॉजिक कैसे यूज करना है हमने आपको यहाँ पे बताया है, बहुत ज्यादा लंबा खींच गया है ये। एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने में हमने बहुत ज्यादा टाइम गवाया है वहां पे, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप ये फिर से एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये फिर से एक बार देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया कि फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, मतलब लास्ट में सेकंड ही है, मतलब ये तो फर्स्ट ही एग्जाम्पल था, एक सेकंड एग्जांपल और आपको करा के बताते हैं। अब हम सिर्फ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, क्या उसके सिर्फ आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करके देंगे। फिर आगे की ये जो चीजें हैं, ये वाला सॉल्विंग जो है, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वगैरह, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। तो एग्जांपल आपको बताते हैं कौन सा है। एग्जांपल है वहां पे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो ये एग्जांपल है और ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है x की वैल्यूज के लिए यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखो पहले तो दिमाग शांत कर लो, मेरा खुद का दिमाग गर्म हुआ है ये सिखाते मतलब अलग ही चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है। आपको समझने के लिए अलग है, थोड़ा सा आपको कैसा थिंकिंग आपकी कमजोर होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, आंखें बंद करो आंखें खोलो, आंखें बंद करो आंखें खोलो और फिर लिखो comparing this given equation with ax square plus bx plus c equal to 0 and then we get a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो पहले स्टेप में आपको a b c की वैल्यूज लिखनी है, कुछ भी नहीं करना, a b c की वैल्यूज लिखनी है। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -10। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपको फिर से एक बार बताते हैं। फैक्टर्स मतलब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका की सम इक्वल टू बी हो, जिनका की सम इक्वल टू बी हो और प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू सी हो। ये चीज इंपॉर्टेंट, ये है प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू सी। तो हमें ऐसे, ठीक है, हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका कि सम भी हो। सम भी मतलब सम, ये इस केस में सम कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना होना चाहिए, बोलिए ए इंटू सी, सिर्फ सी नहीं, ए इंटू सी कितना है, -10 इंटू 3 तो -30। मतलब आपको ऐसे दो नंबर्स निकालने इस बार कि उनका सम -1 होना चाहिए और प्रोडक्ट आपका -30 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
हमने आपको बोला है कि कैसे निकालने फैक्टर्स, तो आपको इस प्रोडक्ट पे फोकस करना है, सम पे पहले फोकस नहीं करना। आपको यहाँ पे लिखना है आपका प्रोडक्ट कितना चाहिए, आपको आपका प्रोडक्ट कितना चाहिए वो आपको लिखना है, ठीक है। और उसके लिए अब जब प्रोडक्ट आपने लिख दिया तो -30 कंपोजिट नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 आएगा, तो वो बस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो एक तो पहला पेयर हो गया 1 × 30 = 30, और मुझे जब माइनस चाहिए तो मैं किसी भी एक पे माइनस लगा दूंगा, ओके। -1 × 30 एक पहली पॉसिबिलिटी है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, अब -1 × 30 -30, प्रोडक्ट तो सेटिस्फाइड है, प्रोडक्ट तो ठीक है, ठीक है भाई, क्या आ रहा है। अब मैं सम करूंगा, -1 + 30 करो आप, -29 आएगा, रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि सम हमें कितनी चाहिए, -1 चाहिए, सम हमें कितनी चाहिए, -1 चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स निकालना सिखा रहा, फैक्टर्स आपको कैसे निकालने वो वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी कोई भी चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, अब देखना, पहले पहले फैक्टर हमारे क्या थे, -1 और 30 के लिए हमने ट्राई किया, प्रोडक्ट तो हमारा सही आ रहा था, पर सम हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो दूसरा नंबर निकालो। -30 के लिए और भी कुछ फैक्टर्स बन सकते हैं, 1 और 30 हो गया, अब 2 के साथ निकालो, 2 × कुछ करके आपको 30 मिल सकता है कि जी हाँ मिल सकता है। अगर आप 2 × 15 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30। अब 2 × 15 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30। पर और अगर किसी एक को माइनस का साइन दे दोगे, किसी एक को माइनस का साइन दे दोगे तो आपको -30 भी मिलेगा, पर इनका सम कितना है देखना, इनका सम कितना है, +13, तो सम हमें कितना चाहिए, -1 चाहिए, सम हमें कितना चाहिए, -1, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब तीसरा फैक्टर देखिए, -30 के लिए और कोई चीज है क्या, यस और है, मतलब 3 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ और इसको माइनस लगा दोगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, -30। पर यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, -3 + 10 क्या होता है, -3 + 10 क्या होता है बोलिए, प्लस का 7 होता है। यहाँ पे भी ये सम कितने आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद -30 का और कोई फैक्टर है क्या, तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 के साथ होता है, 3 के साथ होता है, 4 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, उसको छोड़ दो, तो 4 होता है, पर 4 का कोई भी मल्टीपल नहीं है 30 के साथ। तो आप अगला नंबर ले लीजिए 5 के टेबल में 30 आता है क्या, जी हाँ आता है, कैसे, 5 इंटू क्या करेंगे तो 30 आएगा। अगर आप 5 × 6 करेंगे तो आपका 30 आएगा, पर अगर आप वहीं पे एक चीज को माइनस दे देंगे, मान लो मैं यहाँ पे -6 को दे रहा हूँ, माइनस मैंने 6 को दे दी, -6 × 5 क्या होता है, -30, और 5 - 6 इनका सम भी क्या होगा, इनका सम भी क्या होगा बोलिए, 5 - 6 बोल लो या फिर -6 + 5 बोल लो, इनका सम क्या होगा, -1। अरे लो मिल गया, लो मिल गया, प्रोडक्ट = -30 और सम = -1 वाले फैक्टर्स आपको मिल गए, जो कि फैक्टर्स आपके कौन से हैं, 5 और -6। अब दीज आर फैक्टर्स, अब इनको यूज करके इसमें जो मिडल टर्म है, ये वाली जो मिडल टर्म है, इसकी जगह पे आपको ऐसा लिखना है 5x - 6x, ऐसा आपको लिख के आगे सॉल्व करना है, वो आपको आता है। यहाँ पे जो मैंने करके बताया उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये वाली मेथड तभी यूज कीजिए जब आपको बोला गया है, ये वाली मेथड तभी यूज कीजिए जब आपको बोला गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। अब फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, देखो 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिसका सम बी हो, बी मतलब ये वाली टर्म, और प्रोडक्ट क्या हो, ए × सी। हमने तरीका बता ही दिया, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए जाओ, ठीक है। अब अगर आप, हमने एक एक करके बताया, हमने आपकी थिंकिंग से बताया एक एक करके कि ये एक के साथ हो सकता है क्या, 2 के साथ हो सकता है क्या, 3 के साथ हो सकता है, 4 के साथ तो नहीं हो सकता, 5 के साथ हो सकता है क्या। अब अगर आप किसी बंदे को डायरेक्टली क्लिक हो रहा है कि 5 × -6 क्या होता है, -30 होता है, तो वो डायरेक्टली 5 × -6 भी लिखेगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, और डायरेक्ट यही लिखना है। ये वाला जो काम है आप रफ पेज पे कर सकते हैं, ये वाला जो काम है ये वाला, ये आप रफ पेज पे कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट जो आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं वो फैक्टर्स आपको बस सामने लिख के लेने हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन है कि आपको सिर्फ बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो,
तो आप देख लो फैक्टर्स आसानी से निकलते हैं या फिर नहीं। तो ये वाली मेथड भी बेस्ट है अगर फैक्टर्स आसानी से निकल रहे होंगे तो। और अगर आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है तो आपको सीधा क्या करना है, फॉर्मूला मेथड आप यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, कभी भी यूज कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ये फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने का और एक तीसरा तरीका होता है जिसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।